तो यार कैसे हो तुम सभी लोग? उम्मीद है तुम सभी लोग बढ़िया हो गया। तुम्हारा भाई भी थोड़ा सा बढ़िया है क्योंकि तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हो। यार न्यू चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो ताकि तुम्हारा भाई लॉन्ग से लॉन्ग वीडियो बना सके। तो चले यार बिना बकवास करके वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, मैंग हाओ के सामने वूलिंग अपने भाई को बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो गई थी। लेकिन मैंग हाओ का ध्यान किसी और चीज पर चला गया, क्योंकि उसने वूलिंग के गले में एक अजीब सिल्वर फ्लावर पेंडेंट देखा। जैसे ही उसने उस पेंडेंट को देखा, उसके अंदर सील्ड रेजरेक्शन लिली अचानक जाग उठी और उसके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करने लगी। मैंग हाओ ने अपनी पूरी पावर लगाकर उस डेंजरस फ्लावर को दोबारा सप्रेस किया। तब उसे पता चला कि वो पेंडेंट असल में एक रेजरेक्शन लिली सीड था, जो उसके लिए फ्यूचर में बहुत बड़ा राज और खतरा दोनों बन सकता है। तो अब इसके आगे क्या होगा, ये जानेंगे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से। वक्त बड़ी तेजी से बीता और देखते ही देखते आधा महीना गुजर गया। वो दिन अब आ चुका था जब क्राउ डिविनिटी के 5 कबीले अपने पूर्वजों को चढ़ावा चढ़ाने वाले थे। इन कबीलों के लिए ये दिन सिर्फ रस्मों का नहीं था, बल्कि अपनी ताकत साबित करने का भी था। और इस सबकी सबसे बड़ी वजह थी तकदीर का कुंड। इस कुंड का जादुई पानी योद्धाओं की टोटम की ताकत को चमत्कारी रूप से बढ़ा देता था। पर कुंड का पानी बहुत कम था, इसलिए जो सबसे पहले अंदर जाता उसे सबसे बड़ा फायदा मिलता था। इसीलिए कुंड में उतरने का ऑर्डर तय करने के लिए पूर्वज रस्म प्रतियोगिता रखी जाती थी। पहाड़ की चोटी से क्राउ स्काउट कबीले के ग्रेट फादर की भारी आवाज हवा में गूंजी। क्राउ स्काउट कबीले के ग्रेट फादर ने बोला, पिछले 300 सालों से हमारा कबीला हमेशा सबसे आखिर में रहा है और क्राउ सोल्जर कबीले ने हमेशा पहले अंदर कदम रखा है। पूर्वजों के नियम के मुताबिक यहाँ अपनों का खून बहाना मना है, इसीलिए आप जैसे बाहरी योद्धा हमारी तरफ से लड़ेंगे और इस तकदीर के कुंड का हक जीतेंगे। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बोलकर ग्रेट फादर ने मैंग हाओ और बाकी बाहरी योद्धाओं को देखा और आदर से हाथ जोड़ लिए। आसमानी पुजारी और बाकी सब लोगों ने भी श्रद्धा से अपना सर झुकाया, पर इस पर जवाब किसी और ने नहीं बल्कि मो फैंग ने घमंड से दिया। उसने मैंग हाओ की तरफ एक गुस्से भरी नजर डाली। मो फैंग ने कहा, ग्रेट फादर आप फिक्र मत कीजिए, मेरे और मेरे पिता के होते हुए हम भले ही पहले नंबर का दावा ना करें, पर आखिर में तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। ग्रैंड मास्टर मोजी ने भी अपनी चुभने वाली आवाज में आत्मविश्वास के साथ बोला, मैं मो अपनी पूरी जान लगा दूंगा। मैंग हाओ का चेहरा बिल्कुल शांत था। उसने इस प्रोवोकेशन को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। उसकी तीखी नजरें एक ऐसे लंबा चौड़ा योद्धा पर थीं जिसमें कुछ अजीब बात थी। उस आदमी की ताकत कोर फॉर्मेशन की अवस्था के आसपास थी, पर उसके आसपास एक ऐसी जादुई धुंध घूम रही थी जिसके आर पार देखना नामुमकिन था। दोनों की नजरें टकराईं और मैंग हाओ की आंखों में एक अजीब चमक आ गई। मैंग हाओ ने अपने मन में बोला, इस बंदे के अंदर से किसी नए दानव यानी नियो डीमन की ऊर्जा आ रही है। ये टोटम की ताकत बिल्कुल नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे ये खुद ही एक दानव की ऊर्जा छोड़ रहा है। अचानक पवित्र भूमि के बीचों बीच से घंटियों और बिगुल की खौफनाक आवाज गूंजी। आसमान को चीरते हुए एक सुनहरी रोशनी ऊपर की तरफ निकली, जिससे आसमान से लेकर जमीन तक सब कुछ कपकपाने लगा। उस सुनहरी रोशनी ने वहां भयंकर दबाव बना दिया। क्रो स्काउट कबीले के ग्रेट फादर ने बोला, चलो अब हमें निकलना चाहिए। वो एक रोशनी की किरण में बदलकर हवा में उड़ गए और बाकी सब उनके पीछे निकल पड़े। ग्रैंड मास्टर मूजी ने हवा में एक विशालकाय 2 सर वाला ड्रैगन बुलाया, जिसकी भयंकर दहाड़ से आसपास के लोग डर गए। सब देखना चाहते थे कि मैंग हाओ किसकी सवारी करेगा। मैंग हाओ ने शांति से अपने हरे जादुई थैले पर हाथ मारा। एक सफ़ेद रोशनी निकली जो पलक झपकते ही 10 मीटर लंबे बालों वाले भेड़िए यानी बिग हैरी में बदल गई। जैसे ही मैंग हाओ कूदकर उसकी पीठ पर बैठा, उस भेड़िए ने ऐसी खौफनाक और दिल दहला देने वाली आवाज़ में चीख मारी कि उस 2 सर वाले ड्रैगन ने भी डर के मारे एक कदम पीछे ले लिया। मूजी ने गुस्से में आकर अपने ड्रैगन को आगे बढ़ा दिया और तेजी से उड़ गया। रास्ते में मैंग हाओ को बाकी 4 कबीलों के योद्धा और ड्रैगन मास्टर्स भी दिखे। गूला एक जंगली राक्षस पर सीना ताने खड़ा था। एक बदसूरत बूढ़ी औरत एक आंख वाले शैतानी बंदर पर थी। एक बूढ़ा आदमी सफ़ेद सारस पर था और एक अजीब सा मछुआरा एक बदबूदार विशालकाय केंचुए पर था। मैंग हाओ ने अपने मन में सोचा, मुझे लगता है यान सॉन्ग और उसके घुसपैठिए साथी इन ड्रैगन मास्टर्स के बीच नहीं बल्कि टोटम वाले योद्धाओं की भीड़ में छुपे हैं। सभी लोग सुनहरी रोशनी के पास पहुंच गए, जहां हवा में तैरता हुआ एक बड़ा सा सुनहरा अखाड़ा था। मोजी पास आकर मैंग हाओ को घूरा। मोजी ने कहा, ग्रैंड मास्टर मैंग, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि इस मुकाबले में तुम मुझे निराश मत करना। मैंग हाओ ने अंदर ही अंदर एक आह भरी। वो यहाँ झगड़ा नहीं चाहता था, पर उसकी ताकत अब लोगों को खटकने लगी थी। जंगल का नियम वो जानता था, अगर लड़ाई हुई तो वो किसी पर दया नहीं करेगा। अखाड़े के पास आते ही सभी कबीलों ने लड़ाई शुरू करने का मन बना लिया। क्रो स्काउट कबीले के ग्रेट फादर ने बोला, 2 महायुद्ध होंगे,
पहला मुकाबला टोटम वाले योद्धाओं का और दूसरा ड्रैगन मास्टर्स का। हर कबीला 3 लोग भेजेगा। योद्धाओं, अगर सामने वाला ताकतवर हो तो अपनी जान मत गंवाना, हार मान लेना, पर जीतने की कोशिश जरूर करना। पहली लड़ाई टोटम वाले योद्धाओं के लिए है। जैसे ही ऐलान हुआ, 3 योद्धा आगे आए। उनमें से वही अजीब लंबा चौड़ा आदमी था। मेंघाओ ने उस पर फोकस किया और अपनी अमृत ऊर्जा को जगाकर अपनी दिव्य दृष्टि शुरू की। उसकी दाहिनी आंख झपकते ही एक ऐसा राज खुला जिसे देखकर वो हैरत में पड़ गया। उस आदमी की धुंध के अंदर कोई इंसान नहीं, बल्कि वही बाहरी दुनिया का जानवर यानी आउटलैंडर बीस्ट छुपा बैठा था, जिसके पीछे बदमाश तोते ने कई महीनों पहले शिकार के लिए दौड़ लगाई थी। यही नहीं, मेंघाओ को उस पर मांस की जेली और तोते की ऊर्जा के निशान भी साफ दिख रहे थे। यानसोंग का बनाया भेष बदलने का जादू इन्हीं लोगों पर था। पैरट के आउटलैंडर बीस्ट के पीछे जाने के बाद वो कभी वापस नहीं आया। अब उन दोनों के बीच में असल में क्या हुआ था ये बता पाना नामुमकिन था, लेकिन जो भी हो, ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों के बीच कोई समझौता या अग्रीमेंट हो गया था। ये सब देखते हुए उन्होंने अपनी सेलेस्टियल विजन टेक्निक को ख़त्म किया। वो इस बात से बहुत हैरान थे, लेकिन पैरट की अजीब हरकतों और उसके पर्सनैलिटी को देखते हुए उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं था। अचानक मेंघाओ के दिल में उन बाकी ट्राइब्स के कल्टिवेटर्स के लिए थोड़ी हमदर्दी और तरस जाग उठा, जो उस गोल्डन शील्ड के अंदर बने प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहे थे। मेंघाओ ने उस पूरे ग्रुप को ध्यान से देखते हुए अपने मन में सोचा, उन्हें लगता है कि यानसोंग और उनके बाकी साथी भी इसी ग्रुप के अंदर मौजूद हैं। अब जाहिर सी बात है कि यानसोंग और उनके साथी बड़े ही चालाक और शातिर पुराने खिलाड़ी थे, तो उन्होंने खुद को छुपाने के लिए पूरे इंतजाम किए होंगे ताकि कोई भी उन्हें पहचान न सके। वहां दूसरी ट्राइब्स के 12 वेसल्स को देखने के बाद भी मेंघाओ खुद उनमें से कोई सुराग या क्लू नहीं ढूंढ पा रहे थे। ये 5 ट्राइब्स के 15 टोटम कल्टिवेटर्स के बीच एक मौत का खेल यानी बैटल रॉयल था। जैसे ही उन सभी ने प्लेटफॉर्म पर उस गोल्डन शील्ड के अंदर कदम रखा, कोई कुछ नहीं बोला। इसके बदले पूरे मैदान में तुरंत ही धमाकों की आवाजें गूंजने लगीं और एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। 3-3 लोगों का हर ग्रुप आपस में एक यूनिट बन चुका था और वो सब एक दूसरे के साथ मिलकर दुश्मन पर हमला करने के लिए तैयार थे। कम से कम बाकी की 4 ट्राइब्स के साथ तो ऐसा ही हो रहा था, लेकिन जब बात क्रो स्काउट ट्राइब के 3 लोगों की आई तो वहां पूरी कहानी ही अलग थी। वो इंसानी रूप वाला आउटलैंडर बीस्ट प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ा। उसने अपना सिर उठाकर एक भयानक दहाड़ मारी और सीधा आगे की तरफ टूट पड़ा। उसने तो अपने साथ के 2 साथियों की तरफ मुड़कर देखा तक नहीं, जिसे देखकर उसके दोनों साथी हैरानी से उसे तकते रह गए। उनका इरादा तो उसके पीछे जाने का था, लेकिन उस आउटलैंडर बीस्ट के अंदर से जो खूंखार और भयानक गुस्सा निकल रहा था, उससे साफ साफ पता चल रहा था कि वो अकेले ही सबको मसलने के मूड में है। वो दोनों डर के मारे तुरंत पीछे हट गए और कांपने लगे। इस अजीब नज़ारे को देखकर बाकी ट्राइब्स के कल्टिवेटर्स हैरत से अपनी आंखें फाड़े देखने लगे। सच तो यह है कि उनमें से कई लोगों ने सोचा कि ये शायद क्रो स्काउट ट्राइब की कोई पहले से तय की गई चालाकी या टैक्टिक है, लेकिन क्रो स्काउट ट्राइब के ग्रेट फादर, प्रीस्ट और उनके साथ बाकी बड़े लोग भी इस सब को देखकर पूरी तरह दंग थे। वहीं दूसरी 4 ट्राइब्स के लोग इस सब को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कर रहे थे। हवा में हर तरफ से धमाकों की आवाजें गूंज रही थीं और मेंघाओ की आंखें चमक रही थीं, लेकिन उनकी नज़र उस आउटलैंडर बीस्ट पर नहीं थी, बल्कि उनका ध्यान बाकी ट्राइब्स के वैसल्स पर था। वो अभी भी ये ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि उनमें यानसोंग और बाकी लोग कौन हैं। अचानक उस इंसानी रूप वाले आउटलैंडर बीस्ट ने एक जोरदार चीख मारी और बोला, तुम सब के सब बदतमीज और बेहुदा लोग हो। मैं यहाँ आउटी और अपने 5वें छोटे भाई को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं यहाँ तुम सबको सीधा करने आया हूँ। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे आसमान में बिजली कड़की हो। पलक के झपकते ही वो आदमी एक 3 मन यूनिट के सामने पहुंच गया और तुरंत ही एक बड़ा धमाका हुआ और हर तरफ मैजिकल टोटमिक लाइट्स चमकने लगीं। ये 3 लोग क्रो फ्लेम ट्राइब के थे। उन्होंने उस आदमी को अपनी तरफ आते देखा और बिना किसी देरी के सबने एक साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया। एक पल में एक बहुत ही भयानक धमाका हुआ, जैसे दोनों तरफ की मैजिकल टेक्निक्स आपस में टकरा गई हों। उस आदमी ने ऐसे रोते हुए और दुखी आवाज में चिल्लाकर बोला, वाह वाह वाह, 1 2 3, तेरी की, यहाँ तो 3 लोग हैं। 3 लोग मिलकर एक अकेले पर हमला कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है। उसकी ये बातें सुनकर वहां मौजूद बाकी ट्राइब्स के लोगों के चेहरों पर बड़े ही अजीब और अजीबोगरीब एक्सप्रेशंस आने लगे। सभी ने देखा कि वो बड़ा आदमी पीछे हटने लगा, लेकिन जैसे ही वो पीछे हटा, उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। अब उसके चेहरे पर एक बेहद कमीनी और गंदी मुस्कान थी। उसी आदमी ने दोबारा चिल्लाकर बोला, कमीनो, ऐसा लगता है कि तुम लोगों को ढंग से सबक सिखाना पड़ेगा। अब तुम बस रुको, तुम बस मेरा इंतजार करो। अब उसके चेहरे पर डर या दुख का कोई निशाना नहीं था, बल्कि वो बहुत ही घमंडी और बदमाश दिख रहा था। इस बार वो एक दूसरे 3 लोगों के ग्रुप की तरफ लपका। उसी आदमी ने चिल्लाना शुरू किया, ये गया मेरा पहला वार।
ये गया मेरा दूसरा वार। और ये लो एक और वार। उस बड़े आदमी की आवाज़ अब बहुत ही चुभने वाली और हद से ज़्यादा बदमाश लग रही थी। वो इतनी तेज़ी से लोगों के बीच यहाँ से वहाँ भाग रहा था कि यकीन करना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी खाल बहुत ही मोटी है, चाहे लोग उसे कितना भी मारें उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। बाकी के वैसल्स का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। इस आदमी के हमले करने का तरीका बेहद घटिया, शर्मनाक और बदतमीजी से भरा था। उसकी सारी डिवाइन एबिलिटीज़ और ताकत जैसे उसकी एक ही उंगली में समाई हुई थी, और वो उंगली सीधा लोगों के पीछे के हिस्से पर हमला कर रही थी। इतना ही नहीं, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन किस ट्राइब का है। जो भी उसकी नज़रों के सामने आता वो उस पर टूट पड़ता, यहाँ तक कि उसने क्रो स्काउट ट्राइब के उन 2 लोगों को भी नहीं छोड़ा जो उसके साथ आए थे। उन दोनों को भी उस आदमी ने अपनी उंगली से ऐसा चुभाया कि उनका गुस्सा आसमान छू गया। आखिरकार वो सब एक ही ट्राइब के थे और उन्हें आपस में नहीं लड़ना चाहिए था। इस बेहुदा हरकत की वजह से जो बैटल रॉयल चल रहा था वो एक पल में बदल गया। अब वहाँ कोई आपस में नहीं लड़ रहा था, बल्कि सारी ट्राइब्स के लोग मिलकर उसे एक अकेले बड़े आदमी को पीटने के लिए उसके पीछे पड़ गए थे। इस सब के बाद ऑडियंस में बैठे क्रो स्काउट ट्राइब के लोगों के चेहरे देखने लायक थे। सब के सब शर्मिंदा और परेशान दिख रहे थे। ग्रेट फादर और प्रीस्ट, यहाँ तक कि ग्रैंड एल्डर के चेहरे पर भी बहुत ही गुस्सा और दुख साफ झलक रहा था। इतने सालों से चल रहे इस एंसेस्ट्रल राइट कंपटीशन के इतिहास में आज तक ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। ये कोई मुकाबला नहीं लग रहा था, बल्कि ये तो एक अकेले की पिटाई का सीन बन चुका था। मैंग हाउ ने थोड़ा झींपते हुए खांसा और उन्हें थोड़ा गिल्टी महसूस होने लगा। आखिरकार अगर वो पैरेट को इस जगह पर लेकर नहीं आते तो शायद इस कंपटीशन का ऐसा बुरा हाल नहीं होता। मैंग हाउ ने अपने मन में सोचा कि वो मीट जली तो मर नहीं सकती, और पैरेट की गंदी आदतें इसमें साफ दिख रही हैं। उन्हें डर था कि अब उन्हें उस आउटलैंडर बीस्ट का असली खूंखार रूप देखने को मिलने वाला है। उन्होंने सोचा कि अगर कुछ और अजीब नहीं हुआ तो लगता है इस बार क्रो स्काउट ट्राइब ही जीतने वाली है। मैंग हाउ अभी ये सब सोच ही रहे थे कि अचानक प्लेटफॉर्म से गुस्से से भरी एक भयानक दहाड़ गूंजी और क्रो स्काउट ट्राइब का ही एक वैसल उस बड़े आदमी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। अब उससे ये सब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक के बाद एक 3 बार अपनी बेइज्जती करवाना उसके लिए हद से ज़्यादा था। गुस्से में पागल होकर वो उस बड़े आदमी पर टूट पड़ा, इस बात को पूरी तरह भूलकर कि वो दोनों एक ही ट्राइब के वैसल्स हैं। उसके साथ वाला दूसरा वैसल उसे रोकने ही वाला था कि अचानक वो बड़ा आदमी उसके बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया और उसकी उंगली ने अपना काम कर दिया। उस वैसल ने गुस्से में लाल आंखें करके चिल्लाते हुए बोला, तेरी की, हम तो एक ही टीम में हैं। तुम अच्छा, तो फिर अब मौत तक की लड़ाई होगी। एक बार फिर से उस गोल्डन शील्ड के अंदर चल रही लड़ाई का पूरा नज़ारा बदल गया। अब हर कोई उस बड़े आदमी पर हमलों की बरसात कर रहा था, और तो और जो ट्राइब के बाकी लोग बाहर खड़े थे वो भी उस पर टूट पड़ने की तैयारी कर रहे थे। आखिरकार उसके हमले करने का तरीका बेहद घटिया और शर्मनाक था। अपनी पूरी जिंदगी में उनमें से किसी ने भी आज तक किसी को इतना बदतमीज और बेहुदा लड़ते हुए नहीं देखा था। तुरंत ही बाकी ट्राइब्स के लोगों ने क्रो स्काउट ट्राइब का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। एक कल्टीवेटर ने बोला, ये हमारा पवित्र एंसेस्ट्रल राइट कंपटीशन है। क्रो स्काउट ट्राइब ने ऐसे घटिया वैसल को चुना है, ये तो जानबूझकर तमाशा खड़ा करना है। दूसरे कल्टीवेटर ने कहा, शायद क्रो स्काउट ट्राइब को कोई और मिला ही नहीं, तभी इस शर्मनाक आदमी को लेकर आ गए। क्रो स्काउट ट्राइब के लोगों के चेहरे गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। वो पलटकर जवाब तो देना चाहते थे, लेकिन उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। ग्रेट फादर की आंखों में आग उबल रही थी और वो प्लेटफॉर्म पर खड़े उस आदमी को घूर रहे थे। मैंग हाउ ने अंदर ही अंदर एक ठंडी आह भरी और उन्हें खुद पर और ज़्यादा अफसोस होने लगा। फिर भी उन्होंने प्लेटफॉर्म पर बाकी ट्राइब्स के लोगों को ध्यान से देखना जारी रखा, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें यनसोंग और उनके साथियों का कोई सुराग मिल जाए। अचानक उनकी आंखें चमकीं जब उनकी नज़र क्रो ग्लूम ट्राइब के साथ खड़े एक वैसल पर पड़ी। वो एक अधेड़ उम्र का आदमी था, लंबा और चौड़ा, जिसके चेहरे पर एक डर और गुस्सा था। लेकिन जब उस इंसानी रूप वाले आउटलैंडर बीस्ट ने उस पर हमला किया तो उसके चेहरे के भाव बाकी लोगों जैसे नहीं थे। वो थोड़ा परेशान और खोया खोया सा दिख रहा था। वो भाव बहुत तेजी से गायब हो गया और उसकी जगह गुस्से ने ले ली। लेकिन जैसे ही उसके चेहरे पर गुस्सा आया, क्रो सोल्जर ट्राइब का एक वैसल अचानक उस आउटलैंडर बीस्ट का पीछा करने के लिए आगे बढ़ा। मैंग हाउ की आंखें ये देखकर छोटी हो गईं। इस बदलाव को देखकर अब वो समझ गए थे कि ये दोनों कौन हैं। उन्होंने अपने मन में सोचा कि ये दोनों मौली और एक्सेंट्रिक वैंग हैं। अब वो चिल्लाता हुआ इंसानी रूप वाला आउटलैंडर बीस्ट चारों तरफ से घिर चुका था। अचानक उस आदमी के अंदर से एक दूसरी आवाज आई और उसने बोला, आउटी, तुम बुज़दिल इंसान, अब तुम्हारी बारी है।
अचानक उस आदमी के पूरे शरीर में एक झटका लगा और ठीक इसी पल बाकी के सारे वैसल्स ने एक साथ उस पर हमला बोल दिया। एक ऐसी भयानक धमाके की आवाज गूंजी जिसने सबको हिलाकर रख दिया। वहां देख रहे हर एक इंसान को लग रहा था कि अब यह आदमी किसी भी हाल में जिंदा नहीं बचेगा। सिर्फ मेंग हाओ ही थे जिन्होंने एक आह भरी, क्योंकि वो जानते थे कि अब उस आउटलैंडर बीस्ट का असली रूप सामने आने वाला है। उस भयानक धमाके के बीच से अचानक एक ऐसी दहाड़ निकली जिसे सुनकर कलेजा कांप जाए। उस दहाड़ की ताकत एक हमले की तरह चारों तरफ प्लेटफॉर्म पर फैल गई। इस नज़ारे को देखकर पांचों ट्राइब्स के लोग अपनी सांसें रोककर हैरानी से देखने लगे। उन्होंने देखा कि जो वैसल्स उस बड़े आदमी पर हमला कर रहे थे वो सबके सब झटके से पीछे जा गिरे और उनके चेहरों पर डर और हैरानी साफ दिख रही थी। वो आदमी जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे वो वहां पूरी खूंखारता के साथ खड़ा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसने आसमान की तरफ सिर उठाया और एक नियो डीमन की तरह पागलों की तरह दहाड़ने लगा। उसका शरीर एक पल के लिए चमका और वो अचानक दूसरे वैसल के सामने प्रकट हो गया। उसके चेहरे पर मौत का डर था। उस आदमी ने अपने दोनों हाथ अजीब तरीके से आगे बढ़ाए और उस वैसल को पकड़ लिया जिसे बचने का कोई मौका नहीं मिला, और फिर उसने उसे बीच से फाड़ दिया। एक ऐसी दर्दनाक चीख हवा में गूंजी जिसे सुनकर रूह कांप जाए। उस कल्टीवेटर का शरीर दो टुकड़ों में अलग हो गया। हर तरफ खून की बारिश होने लगी और वो बड़ा आदमी फिर से गायब हो गया। दर्दनाक चीखें चारों तरफ गूंजने लगीं। इस खौफनाक नज़ारे ने वहां मौजूद पांचों ट्राइब्स के लोगों को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उनकी सांसें तेजी से चलने लगीं और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बस कुछ ही पलों में 3 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। वो बड़ा आदमी किसी आसमानी योद्धा की तरह लग रहा था जिसे कोई हरा नहीं सकता। उसके पास जाने का मतलब था सीधा मौत को गले लगाना। क्रो फ्लाइम ट्राइब के एक वैसल ने डर से कांपते हुए चिल्लाकर बोला, मैं हार मानता हूं। कांपते हुए उसका शरीर उस गोल्डन शील्ड से बाहर निकल गया और वो मैदान छोड़कर भाग गया। एक और ने चिल्लाया, मैं हार मानता हूं। एक और आवाज आई, मैं हार मानता हूं। हार मानने की आवाज़ें एक के बाद एक आने लगीं। हालांकि कुछ लोग बहुत देर कर चुके थे और उस पागल आदमी ने उन्हें जिंदा फाड़ कर रख दिया। क्रो सोल्जर ट्राइब का एक वैसल अभी बोलने ही वाला था, मैं हाँ। तभी वो इंसानी रूप वाला आउटलैंडर बीस्ट उसके सामने आ गया। उस आउटलैंडर बीस्ट ने अपना मुंह पूरा खोला और सीधा उस वैसल की गर्दन पर काट लिया, जिससे उसके मुंह से निकलने वाले शब्द एक दर्दनाक चीख में बदल गए। बस कुछ ही देर में पूरा प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली हो चुका था और वहां सिर्फ वो एक बड़ा आदमी खड़ा था। वो वहां खड़ा होकर चारों तरफ गुस्से से देख रहा था और दहाड़ रहा था। उस आदमी ने चिल्लाकर बोला, क्रो स्काउट ट्राइब, मैंने तुम्हारे लिए ये जीत हासिल कर ली है। अब मुझे मेरा पूल ऑफ डेस्टिनी दो। क्रो स्काउट ट्राइब के लोगों के दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुके थे। स्काई प्रीस्ट की सांसें तेजी से चल रही थीं। ग्रैंड एल्डर आंखें फाड़े देख रहे थे। वहीं ग्रेट फादर की आंखों में एक चमक आई और वो जोर जोर से हंसने लगे। ग्रेट फादर ने कहा, बिल्कुल जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। मेरे दोस्त, तुमने पूल ऑफ डेस्टिनी में अपने लिए जगह पक्की कर ली है। उस आदमी ने ग्रेट फादर की तरफ देखा और फिर अपना सिर हिलाया। उसने एक कदम बढ़ाया, उसका शरीर चमका और वो गोल्डन शील्ड से बाहर आ गया। जब वो वहां दोबारा दिखा तो आसपास के ट्राइब के लोग डर के मारे पीछे हट गए और उसके लिए रास्ता छोड़ दिया। उनके दिल डर से कांप रहे थे और वो उससे दूर रहने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही वो आदमी पास आया, ऐसा लगा जैसे वो मेंग हाओ की नज़रों से बचने की कोशिश कर रहा है। सब कुछ अगले 10 सेकंड्स तक बिल्कुल शांत रहा। आखिरकार क्रो फाइटर ट्राइब से एक भयानक और गंभीर आवाज गूंजी। उस शख्स ने बोला, दूसरी लड़ाई, ड्रैगनियर ड्यूल। मेंग हाओ ने अपना सिर उठाकर ऊपर देखा। मेंग हाओ को अब समझ आ गया था कि उसके आसपास कितने खतरनाक दुश्मन छुपे हुए हैं। वो सिर्फ मोली और पुराने शैतान वोंग को पहचान पाया था, लेकिन यान सोंग और ली ताओ जैसे लोगों की असली पहचान अभी भी उसके लिए एक राज थी। तभी रैंक 7 ड्रैगोनियर मोजी उसके पास आया और ठंडी मुस्कान के साथ धमकी देते हुए बोला कि ये जिंदगी और मौत की जंग है और उम्मीद करता है कि मेंग हाओ के पास हार मानने के लिए फॉरफिट बोलने का वक्त बच जाए। मोजी और उसका बेटा मोफोंग दोनों मेंग हाओ को नफरत और कत्ल की नज़र से देख रहे थे, लेकिन मेंग हाओ का चेहरा बिल्कुल शांत था और जो लोग मेंग हाओ को जानते थे वो समझ सकते थे कि जितना वो बाहर से शांत दिखता है उतना ही ज़्यादा खतरनाक हो चुका होता है। उसने डिसाइड कर लिया था कि अब जो भी उसके खिलाफ जहरीले दांत दिखाएगा वो उन दांतों को हमेशा के लिए तोड़ देगा। जब सभी ड्रैगोनियर्स गोल्डन शील्ड के अंदर पहुंचे तब मेंग हाओ ने महसूस किया कि शील्ड के अंदर वुड और मेटल टाइप की पावरफुल एनर्जी भरी हुई है। इसी बीच बाकी ट्राइब्स के ड्रैगोनियर्स भी प्लेटफॉर्म पर आ गए और फिर एक एक करके सब ने अपनी असली ताकत दिखानी शुरू की।
सबसे पहले गुला ने अपने वाइल्ड जायंट के साथ लगभग 100 नियो डीमंस को समन कर दिया। उसके पास फ्लड ड्रैगन्स और एक भयानक ज़ॉम्बी वुल्फ भी था। फिर एक बूढ़ी औरत ने डेमोनिक साइक्लॉप्स एप्स की पूरी आर्मी बुला ली। एक सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग हजारों जहरीले सफ़ेद सांपों के साथ सामने आया और पुराने मछुआरे ने अजीब और डरावने जायंट अर्थवर्म्स की दुनिया ही खड़ी कर दी। उसके बाद मोजी ने अपने 2 मुंह वाले फ्लड ड्रैगन और ड्रैगन्स की विशाल सेना को समन किया। सबको लग रहा था कि उसकी आर्मी सबसे डेंजरस है, लेकिन मैंग हाओ, उसके पास सिर्फ कुछ ग्रीनवुड वुल्व्स और एक काला चमगादड़ था। दूसरे ड्रैगनियर्स के कंपैरिजन में उसकी आर्मी बहुत छोटी लग रही थी। बाहर खड़े लोग भी कंफ्यूज थे कि क्रो स्काउट ट्राइब ने आखिर किस पर भरोसा किया है। और फिर महायुद्ध शुरू हुआ। पुराने मैंग हाओ के अनलाइक, जो हमेशा एनिमी के पहले अटैक का वेट करता था, इस बार उसने सबको शॉक कर दिया। उसने बिना एक सेकंड वेस्ट किए सीधा मोजी पर हमला कर दिया। उसका मानना था कि अगर कोई मुझे मारने की सोचता है तो मैं उससे पहले उसकी मौत बन जाऊंगा। बिग हैरी ने एक भयानक दहाड़ मारी और उसका शरीर जायंट साइज का हो गया। ग्रीनवुड वुल्व्स और काला चमगादड़ रोशनी की तरह मोजी को ड्रैगन आर्मी पर टूट पड़े। मोजी पूरी तरह शॉक्ड रह गया। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैंग हाओ सबसे पहले उसी पर अटैक करेगा, क्योंकि असल में मोजी खुद सीक्रेटली प्लान कर रहा था कि मौका मिलते ही मैंग हाओ को पीछे से मार देगा। लड़ाई के शुरू होते ही काला चमगादड़ ने एक ही झटके में एक ड्रैगन का सारा खून चूसकर उसे सुखा दिया। ड्रैगन चीखते हुए मर गया। ये देखकर मोजी का रंग उड़ गया। जो चमगादड़ कभी वीक हुआ करता था, मैंग हाओ के कंट्रोल में आते ही एक मॉन्स्टर बन चुका था। तब मोजी ने अपना असली ट्रम्प कार्ड निकाला। उसने अपने बैग ऑफ होल्डिंग से सैकड़ों फ्लड ड्रैगन समन कर दिए, जिनमें कई 2 मुंह वाले ड्रैगन्स भी थे। ये देखकर बाकी ड्रैगनियर्स भी डर गए, लेकिन मैंग हाओ बिल्कुल काम था। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम गलत हो, खेल अभी शुरू नहीं हुआ, सब कुछ खत्म होने वाला है। और फिर मैंग हाओ ने अपनी गोल्ड कोर की शक्ति एक्टिवेट की। अचानक उसके ऊपर एक 300 मीटर लंबा फ्लाइंग रेन ड्रैगन का इल्यूजन अपीयर हुआ। खून जैसी लाल आंखें, जायंट विंग्स और एंशियंट ड्रैगन प्रेशर ने पूरे बैटलफील्ड को हिला दिया। गोल्डन शील्ड तक कांपने लगा। सभी ड्रैगनियर्स और उनके नियो डीमंस डर के मारे कांपने लगे। सबको समझ आ गया कि ये कोई नॉर्मल नियो डीमन नहीं, बल्कि लेवल 11 फ्लाइंग रेन ड्रैगन की सोल थी। मोजी के फ्लड ड्रैगन्स उस प्रेशर को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे। वो डर के मारे पीछे हटने लगे। फिर मैंग हाओ ने हाथ हिलाया और फ्लाइंग रेन ड्रैगन सीधा मोजी की आर्मी पर टूट पड़ा। कुछ ही पलों में उसने सारे फ्लड ड्रैगन्स को निगलकर खत्म कर दिया। किसी ड्रैगन की हिम्मत नहीं हुई रेजिस्ट करने की। वो सब एंशिएंट ड्रैगन के सामने बिल्कुल इंसेक्ट्स जैसे थे। मोजी की आंखों में पहली बार असली डर दिखा। अपनी जान बचाने के लिए उसने एक ऐसा काम किया जिसे देखकर सबकी रूह कांप गई। उसने अपने ही बेटे मो फैंग को पकड़कर अपने सामने खींच लिया और एक जादुई मुद्रा बनाकर उसके सिर पर हाथ मार दिया। बूम! मो फैंग का सिर फट गया। उसने अपने ही बेटे को सैक्रिफाइस कर दिया ताकि मो क्लैन की फॉरबिडन पावर एक्टिवेट कर सके। तभी मो फैंग के मृत शरीर के अंदर से एक काला फ्लड ड्रैगन का सिर बाहर निकला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और कुछ ही पलों में उसके शरीर को फाड़कर 8 भयानक ड्रैगन हेड्स बाहर आ गए। एक टेरिफाइंग 8 हेडेड मो फ्लड ड्रैगन जन्म ले चुका था और बैटलफील्ड का माहौल और भी ज्यादा खौफनाक बन गया। मो फैंग का पूरा शरीर एक भयानक धमाके के साथ टुकड़ों में फट गया। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसका खून और मांस हवा में गायब नहीं हुआ, बल्कि वो सब एक जगह जमा होने लगा। सिर्फ पल भर के अंदर ही उस मांस और खून ने मिलकर 8 बड़े बड़े फ्लड ड्रैगन के सिर बना दिए। अगले ही पल मोजी के सामने एक 300 मीटर लंबा 8 सिर वाला विशालकाय फ्लड ड्रैगन खड़ा था। मोजी की आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी। उसने आसमान की तरफ सिर उठाकर एक पागल सी चीख मारी। उसके सामने खड़ा वो 8 सिर वाला विशालकाय फ्लड ड्रैगन भी दहाड़ता हुआ सीधा फ्लाइंग रेन ड्रैगन की तरफ टूट पड़ा। मोजी ने बोला, इन्हें मार डालो। ये आम फ्लड ड्रैगन बिल्कुल नहीं था। इसके शरीर से एक अजीब और खतरनाक ऑरा निकल रहा था। फिर भी फ्लाइंग रेन ड्रैगन के सामने उसकी ताकत मुश्किल से टिक पा रही थी। वो गुस्से में दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा और सीधा फ्लाइंग रेन ड्रैगन से टकरा गया। मैंग हाओ का चेहरा बिल्कुल ठंडा था, जैसे उसके अंदर कोई इमोशन ही ना हो। वो बस चुपचाप इस सबको देख रहा था। चारों तरफ खड़े ड्रैगनियर्स शॉक में जम चुके थे। गोल्डन शील्ड के बाहर 5 क्रो डिविनिटी ट्राइब्स के लोग सांसें रोक कर ये ड्रैगन की जंग देख रहे थे। अचानक आसमान हिला देने वाला धमाका हुआ। उस धमाके के साथ ही एक दर्द भरी चीख गूंजी। फ्लाइंग रेन ड्रैगन ने एक ही पल में फ्लड ड्रैगन के 8 में से 3 सिर तोड़कर खून और मांस के बादल में बदल दिया, फिर बिना रुके उन्हें निकल गया। बाकी बचे 5 सिर गुस्से और दर्द में पागल हो गए
वो फ्लाइंग रेन ड्रैगन को काटने के लिए उसकी तरफ झपटे, लेकिन तभी फ्लाइंग रेन ड्रैगन ने अपना सिर आसमान की तरफ उठाया और एक ऐसी दहाड़ मारी जैसे उसकी शान को किसी ने चैलेंज कर दिया हो। उसका शरीर और बड़ा होने लगा, वो पहले से कई 100 मीटर ज्यादा विशाल हो गया। अगला ही पल वो फिर से फ्लड ड्रैगन पर टूट पड़ा। धरती और आसमान दोनों कांप उठे। एक और भयानक एक्सप्लोजन हुआ। फ्लड ड्रैगन के बाकी 5 सिर दर्द में चीखने लगे। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी आंखों में पहली बार सच्चा डर दिख रहा था। वो पीछे हटने ही वाला था कि अचानक एक और धमाका हुआ। पूरा फ्लड ड्रैगन खून और मांस में फट गया। फ्लाइंग रेन ड्रैगन ने बिना किसी रहम के उस सबको एक ही बार में निगल लिया। मोजी का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। वो डर के मारे पीछे हटने लगा। मोजी ने बोला, मैं हार मानता हूं। उसकी आवाज में पूरी तरह मौत का डर था। जैसे ही उसने सरेंडर किया, गोल्डन शील्ड के अंदर से सुनहरी रोशनी निकली जो उसे प्लेटफॉर्म से बाहर खींच रही थी। लेकिन उसी वक्त फ्लाइंग रेन ड्रैगन ने एक और दहाड़ मारी। अचानक उसके शरीर पर आग जलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को जला रहा हो। आसमान तक पहुंचती हुई वो आग उसके शरीर को और भी ज्यादा डिवाइन और टेरिफाइंग बना रही थी। वो सीधा मोजी की तरफ दौड़ा। जैसे ही मोजी गोल्डन शील्ड के प्रोटेक्शन के साथ बाहर निकलने वाला था, फ्लाइंग रेन ड्रैगन ने उस गोल्डन रोशनी को ही टक्कर मारकर रोक दिया। मेंग हाओ ने ठंडी आवाज में कहा, जब मेंग हाओ किसी को मारना चाहता है तब कोई बीच में नहीं आ सकता। उसने धीरे से अपनी उंगली उठाई। उसके माथे पर ग्रीनवुड ट्री का निशान चमकने लगा। लकड़ी तत्व की भयानक शक्ति उसके शरीर से निकली और सीधा गोल्डन शील्ड की तरफ चली गई। क्योंकि वो शील्ड वुड और मेटल एनर्जी से बनी हुई थी, ग्रीनवुड ट्री की पावर ने उस शील्ड को हिलाना शुरू कर दिया। शील्ड टेढ़ी मेढ़ी होने लगी। फ्लाइंग रेन ड्रैगन ने तुरंत अपना मुंह आगे बढ़ाया। मोजी अभी चैन की सांस ही ले रहा था कि उसके सामने सब अंधेरा हो गया, क्योंकि फ्लाइंग रेन ड्रैगन का विशाल मुंह उस पर बंद हो चुका था। मोजी की दर्द भरी चीख गूंजी, लेकिन अगले ही पल क्रंच की आवाजें आईं। फ्लाइंग रेन ड्रैगन ने उसके शरीर का ऊपर वाला हिस्सा सीधा निगल लिया। ये था दांतों को तोड़ देना। फ्लाइंग रेन ड्रैगन धीरे धीरे हवा में बिखरने लगा, लेकिन जो सीन सबने देखा था उसने पूरी 5 ट्राइब्स को हिलाकर रख दिया। ही इज अ ग्रैंड ड्रैगनियर, एक आदमी ने कहा। ये ड्रैगन आखिर है क्या? मैंने ऐसा नियो डीमन कभी नहीं देखा। दूसरे ने कहा, एंसेस्ट्रल शील्ड भी उसे नहीं बचा पाई। मोजी ने सरेंडर भी कर दिया था, फिर भी वो मारा गया। अब सबकी नजरें सिर्फ मेंग हाओ पर टिक चुकी थीं। क्रो स्काउट ट्राइब का ग्रेट फादर शॉक में गहरी सांसें ले रहा था। स्काई प्रीस्ट ने तुरंत उसकी तरफ देखा। दोनों की आंखों में एक ही सवाल था। दोनों एक ही बात सोच रहे थे, ये जरूर एक इंजर्ड ग्रैंड ड्रैगनियर है, इसीलिए इसका नियो डीमन सिर्फ इल्यूजन फॉर्म में आ रहा है। शायद अभी ये उसका असली शरीर समन नहीं कर सकता। सिर्फ वो दोनों ही नहीं, बाकी ट्राइब्स के ग्रेट फादर्स और प्रीस्ट्स भी वही सोच रहे थे। क्रो स्काउट ट्राइब का ग्रैंड एल्डर गहरी सांस लेकर मेंग हाओ को देखने लगा। अब उसकी आंखों में नफरत या तुच्छता नहीं थी। अब वो मेंग हाओ को अपने बराबर का व्यक्ति मान रहा था। वूलिंग का चेहरा एक्साइटमेंट से लाल हो गया था। उसके हाथ कस के बंद थे। उसके दिल में बस एक ही बात चल रही थी, ग्रैंड मास्टर मेंग ही वो सबसे पावरफुल इंसान था जिस पर भरोसा करके वो और वूचेन ट्राइब में अपनी पोजीशन ऊपर ले जा सकते थे। वूचेन की आंखें पूरी तरह जुनून से भरी हुई थी। उसके लिए मेंग हाओ अब आसमान की ताकत जैसा बन चुका था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी की इतनी रिस्पेक्ट नहीं की थी। मैन फॉर्म आउटलैंडर बीस्ट भी आंखें फाड़ कर खड़ा था। वो धीरे धीरे कुछ बोल रहा था, लेकिन शॉक की वजह से उसकी आवाज भी ठीक से नहीं निकल रही थी। गोल्डन शील्ड के अंदर भी सब लोग हिले हुए थे। गुला ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में दर्द था। आखिरकार उसने अपनी किस्मत मान ली थी। मेंग हाओ जैसे इंसान को वो कभी चैलेंज नहीं कर सकता था। उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, मान जाना। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके दिल में हल्का सा सुकून भी था। गुला ने सोचा, यंग मास्टर और भी पावरफुल हो गया है, शायद इसका साथ देना इतना बुरा फैसला नहीं होगा। वो साइड में देखते हुए सोचने लगा कि ऐसा क्या करे जिससे मेंग हाओ उसे सिर्फ जू कीपर से ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे। लेकिन तभी जब सब लोग अभी भी शॉक में थे, वो बुढ़िया, सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी और मछुआरे जैसे कपड़े पहने ड्रैगनियर एक साथ मूव हुए। उनके नियो डीमंस दहाड़ते हुए सीधा मेंग हाओ की तरफ बढ़े। उनकी आंखों में लालच चमक रहा था। वो समझ चुके थे कि मेंग हाओ के इल्यूजन ड्रैगन में कुछ प्रॉब्लम है। वो ज्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर वो मेंग हाओ को अभी मार दें तो उसके सारे नियो डीमंस उनके हो सकते हैं। एक ड्रैगनियर ने सोचा,
ये इंजर्ड ग्रैंड ड्रैगनियर है, इसके पास ग्रैंड ड्रैगनियर की ताकत है, लेकिन ये उन लेजेंडरी ग्रैंड ड्रैगनियर्स जैसा नहीं जो कभी नहीं मरते। दूसरे ने सोचा, ऐसा इंजर्ड ग्रैंड ड्रैगनियर मिलना तो मेरे लिए किस्मत की बात है। तीनों एक साथ अटैक करने लगे। सिर्फ गुला उनके साथ नहीं था, क्योंकि वो अभी रिसेंटली ही ट्राइब्स में आया था और बाकी लोग उस पर भरोसा नहीं करते थे। जैसे ही तीनों अटैक करने लगे, मैंगहाओ धीरे से मुड़ा। उसकी आंखों में ठंडी किलिंग इंटेंट चमक रही थी। उसने हाथ हिलाया, तुरंत आइलेस लार्वा का टोटम टैटू एक्टिवेट हो गया। रेशम जैसे काउंटलेस धागे हवा में निकलकर उसके आसपास घूमने लगे। मैंगहाओ 1 इंच भी नहीं हिला। तीनों ड्रैगनियर्स के नियो डीमंस चीखते हुए उसकी तरफ दौड़े। वूलिंग ने गुस्से में बोला, बेशर्म लोग। उसका चेहरा चिंता से भर गया था। क्रो स्काउट ट्राइब के लोग भी गुस्से से भर चुके थे। ग्रेट फादर, स्काई प्रीस्ट और ग्रैंड एल्डर तक हवा में उड़ते हुए मैंगहाओ को बचाने निकले, लेकिन तुरंत दूसरी ट्राइब्स के ग्रेट फादर्स और प्रीस्ट्स ने उनका रास्ता रोक लिया। इसी बीच प्लेटफॉर्म पर गुला सब देख रहा था। उसका चेहरा बदला और बिना एक पल वेस्ट किए उसने अपने नियो डीमंस को दूसरे 3 ड्रैगनियर्स पर अटैक करने भेज दिया। उस क्रिटिकल मोमेंट में अचानक मैंगहाओ की तरफ से एक भयानक गरजने वाली आवाज निकली। आइलेस लार्वा के धागे हवा में पागलों की तरह घूमने लगे। फिर वो हर डायरेक्शन में शूट हुए। अगले ही पल तीनों ड्रैगनियर्स के नियो डीमंस कटकर खून के बादल में बदल गए। खून की उस समंदर जैसी बारिश के बीच से मैंगहाओ आराम से चलकर बाहर निकला। उसके आसपास सिल्क घूम रही थी। उसकी आंखें ठंडी और जानलेवा थीं। तीनों अटैकर्स का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो डर के मारे पीछे हटने लगे। तभी बुढ़िया की आंखों में पागलपन चमका। उसने अपना हिडन ट्रम्प कार्ड निकाला। एक विशालकाय साइक्लॉप्स एप दहाड़ता हुआ मैंगहाओ पर टूट पड़ा। मैंगहाओ ने शांत आवाज में बोला, वाइल्ड जायंट। अगले ही पल वाइल्ड जायंट भी दहाड़ता हुआ सामने आया। उसने सीधा साइक्लॉप्स एप को पकड़ा और बिना रहम के उसके शरीर में दांत गाड़ दिए। खून हर तरफ उड़ने लगा। साइक्लॉप्स एप की दर्द भरी चीखें गूंजने लगी। बुढ़िया का चेहरा मुरझा गया। वो भागने ही वाली थी कि एक सफ़ेद फ्लैश चमका। बिग हैरी उसके पीछे खड़ा था। उसकी आंखें ठंडी और खूनी थी। उसने बिना हेजिटेशन के बुढ़िया की गर्दन में दांत गाड़ दिए। बुढ़िया स्ट्रगल करना चाहती थी, लेकिन तभी ब्लैक पैट भी आ गया। उसके फैंग बुढ़िया के शरीर में धंस गए। बुढ़िया की खून जमा देने वाली चीख निकली। उसकी लाइफ फोर्स पल भर में चूस ली गई और अगले ही सेकंड वो सिर्फ एक सूखी हुई लाश बन चुकी थी। इसी वक्त सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी अपनी वाइट क्रेन पर बैठकर गोल्डन शील्ड की तरफ भागा। वो शील्ड के बाहर निकलते ही पीछे मुड़कर मैंगहाओ को देखने लगा। उसका चेहरा सफेद था। फिर उसने सुकून की सांस ली। प्लेटफॉर्म पर मैंगहाओ ने उससे इग्नोर किया और फिशरमैन की तरफ चलने लगा, लेकिन साथ ही उसने एक शब्द बोला। मैंगहाओ ने बोला, पैरेट। गोल्डन शील्ड के बाहर क्रू स्काउट ट्राइब के बीच खड़ा बड़ा आदमी अचानक दहाड़ता हुआ आसमान में उड़ा। वो सीधा उस बूढ़े आदमी पर टूट पड़ा। उसकी चीख पल भर में दर्द भरी मौत की चीख में बदल गई। उसका शरीर टुकड़ों में फट गया। वाइट क्रेन भी खून जमा देने वाली चीखें मारने लगी। प्लेटफॉर्म पर अब बाकी वीक ड्रैगनियर्स भाग चुके थे। सिर्फ मैंगहाओ, गुला और फिशरमैन बचे थे। फिशरमैन का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसकी आंखों में शौक था। मैंगहाओ उसकी तरफ ऐसे चल रहा था जैसे मौत खुद उसकी तरफ आ रही हो। हर कदम फिशरमैन के दिल पर बोझ डाल रहा था। वो समझ गया था कि अब भागना इम्पॉसिबल है। उसे ये भी पता था कि इंजर्ड ग्रैंड ड्रैगोनियर भी उसके लेवल का दुश्मन नहीं है, लेकिन ये उसकी जिंदगी और मौत का मोमेंट था। उसकी आंखों में सर्वाइवल का जुनून चमका। उसने हाथ हिलाया। उसका विशालकाय अर्थवॉर्म चीखता हुआ सामने आया। साथ ही मैजिकल सिल्क के अंदर छिपे काउंटलेस अर्थवॉर्म्स हवा में उड़े और जायंट अर्थवॉर्म से चिपक गए। अब वो उसके शरीर पर टेंटिकल्स बन चुके थे। वो क्रीचर अब और भी ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा था। उसी वक्त फिशरमैन ने खून थूपा और दोनों हाथों से इनकैंटेशन करना शुरू किया। फिशरमैन ने बोला, ऑकल्ट कर्मा मैजिक। तुरंत जायंट अर्थवॉर्म ने अपना मुंह खोला और सबके शौक के सामने उसने फिशरमैन को पूरा का पूरा निगल लिया। अगले ही पल अर्थवॉर्म के सिर पर उभार आने लगा और उस उभार से फिशरमैन का चेहरा बाहर निकल आया। फिशरमैन ने बोला, मैं ग्रैंड ड्रैगोनियर के अगेंस्ट नॉर्मली फाइट नहीं कर सकता, लेकिन ये ऑकल्ट कर्मा मैजिक मुझे अपनी नियो डीमन के साथ मर्ज होने की ताकत देता है। अब मैं एक नई लाइफ फॉर्म बन चुका हूं। चाहे तुम ग्रैंड ड्रैगोनियर हो, अब तुम मुझे नहीं हरा सकते। मैंगहाओ का चेहरा पहली बार बदला। वो तुरंत पीछे हटा।
उसकी आंखों में पहली बार सीरियस एक्सप्रेशन दिख रहा था। उसका कल्टीवेशन पूरी स्पीड से घूमने लगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो फिशरमैन को नहीं देख रहा था। उसकी नज़र आसमान में किसी और चीज़ पर थी। जो चीज़ उसका ध्यान खींच रही थी वो थी ऑकल्ट कर्मा मैजिक की ऑरा। उस मैजिक के अंदर मेंग हाओ को जी क्लैन की प्रेजेंस महसूस हुई। अचानक आसमान में एक विशालकाय वॉर्टेक्स खुल गया। उस वॉर्टेक्स के अंदर एक चांदी जैसा पतला धागा दिखाई दिया, बिल्कुल फिशिंग लाइन की तरह। वो सीधा नीचे फिशरमैन की तरफ गिरा और उसी पल पूरा संसार शांत हो गया। मेंग हाओ ने शौक से देखा कि सब लोग बिल्कुल फ्रीज हो चुके थे। ग्रेट फादर्स तक हिल नहीं रहे थे, जैसे पूरी दुनिया वक्त में जम गई हो। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया के सब लोग मछलियां बन चुके हों और वो सिल्वर फिशिंग लाइन उन्हें पकड़ने के लिए नीचे आ रही हो। सबसे टेरिफाइंग बात यह थी, पूरे संसार में सिर्फ मेंग हाओ ही था जो उस सिल्वर थ्रेड को देख पा रहा था। यार इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर ही कट हो जाता है। तो वीडियो कैसा लगा में जोर से बताना, और अभी तक भी जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।